Recording in progress. Hello everyone. Hi, sir. Hello. Good evening. Good evening, sir. चल स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नए अमेंडमेंट में बड़ी हलचल मची हुई है आज। सब जगह वही छाया हुआ मैं देख रहा हूँ। ग्रुप में तो है ही, और लिंक्डइन पे भी जगह जगह वही सेक्शन 4 अमेंड हो गया। सर पर अब तक तो पेपर सेट हो चुका होगा, उसमें पूछा जाएगा वो। बस ये यही भी थॉट प्रोसेस चाहिए सर। 10 दिन पहले अमेंडमेंट आया है, पेपर में कहाँ से आ जाएगा। चलो आ पेपर भी तो जाए। अभी कंप्लीट हो गया होगा ना सर, कि नहीं? हाँ प्रिंट भी होगा, पेपर डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे, पर्टिकुलर हाँ। सेंटर तक भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ भी जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। एक तो डिस्कस कर ले। सेक्शन अमेंड हुआ है। हाँ एक ही सेक्शन तो अमेंड हुआ, और उसमें क्वेश्चन क्या बनाओगे सर, आप मुझे बात बताओ। क्या ही क्वेश्चन बना लोगे उसमें, ज्यादा से ज्यादा दो, 1 मार्क का, 2 मार्क का। बस होता क्या है सर, मल्टीपल कुछ चॉइस। नया मिल गया उसको लेके हवा मच रहा है। और मल्टीपल कुछ चॉइस किस किस केस में पेटेंटेबल रहेगा एटॉमिक रिलेटेड हाँ इन्वेंशन। उसमें भी कैटेगरी बनाई है सर इन्होंने, कब पेटेंटेबल है और कब नहीं। हाँ, हाँ। फोर्थ कैटेगरी तो काफी ब्रॉड है। एज पर गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस देगी वो है, एक स्पेंट न्यूक्लियर मटेरियल होगा, उसकी रिसाइकलिंग के लिए भी अलाउड है टू सर्टेन एक्सटेंट यूटिलाइज करने के लिए, अगर वो सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं करता है इंडियन सिक्योरिटी का, तो भी वो अलाउड है। सर घुमाने वाली बात हो रही है और कुछ नहीं। हो क्या रहा है, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है ना, वो पूरा ही अमेंड हो गया, वो बना ही नया है। वो एक्ट ही नया हो गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट नया ही नहीं हुआ। अब पहले क्या था, सेक्शन 4 था उसका, नहीं सेक्शन 20, जो कहता था कि ये पेटेंटेबल नहीं है। अब वो बन गया सेक्शन 38, जो ये कह रहा है कि पेटेंटेबल है। सर उसमें भी मतलब कुछ नहीं है, मतलब अगर देखा जाए ना एक पीसफुल पर्पस के लिए है, मतलब जैसे कि अगर मैं हाँ बस पीसफुल पर्पस बना दिया उसका नाम। हाँ, अब इसमें क्या नहीं आएगा, आइसोटोपिक सेपरेशंस नहीं आएंगी, न्यूक्लियर जो मैनेज करता है ना, न्यूक्लियर फ्यूल जो बच जाता है वो नहीं आएगा इसमें। और एक है इसमें हैवी वाटर वाला, बस। बस अगर ये 3 कैटेगरी में आपका इन्वेंशन फॉल कर रहा है तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर पीसफुल पर्पस है तो मिल गया, हो गया पॉइंट। और कुछ नहीं है इसमें। सर जो फायर सेंसर्स होते हैं जो बिल्डिंग्स में लगते हैं, हम्म।
उसमें ट्रेसिस में रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है। हाँ, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपीज है, आपकी एमआरआई की मशीन है, हाँ, वो रेडियोथेरेपीज वगैरह इन सब में। कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है, और बहुत एडवांस रेडियोलॉजी में भी यूज होने लगा है वो। तो उनको ओपन प्लेटफॉर्म देने के लिए इन्होंने ये बनाया है। हम्म। बाकी इसमें कुछ मेजर कुछ कुछ नहीं है और सर, क्या, वैसे समझ में आ रहा क्या पढ़ेंगे इसमें बैठ के। कुछ नहीं है, वही है। अगर मान लो इन्वेंशन फॉल कर भी रहे तो फिर इसमें सीक्रेसी डायरेक्शंस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे कि वही की मतलब कंट्रोलर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाई करेगा, है ना। अब और अगर बहुत सारे अभी अपडेट आएंगे सर इसमें, तब जाके पॉसिबल होगा। हाँ, तभी होगा ये ऐसा चीज। बट इतना है कि हाँ, अगर आ भी जाता है, एक नंबर का ही आएगा और पूछेगा कि सेक्शन 4 पेटेंटेबल है या नहीं है। अगर ऑप्शन में दिख जाता है सेक्शन 38, तो हाँ भाई डाल देना कि ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर 4 ही दिख रहा है वहाँ पे, तो 4 वो सेक्शन 20 ही दिख रहा है तो डाल देना। और कुछ नहीं है सर इसमें। सर एक वर्ड जो आपने अभी कहा ना, वो याद रखना है, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन, बस। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, एक पॉइंट है जो ध्यान देने लायक है, ये वाला। हाँ, वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डिस्क्लोज करेगा, थर्ड पार्टी को नहीं कर सकता, वो रेस्ट्रिक्टेड है वो। हाँ, एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव that an invention made by him is related to nuclear energy shall communicate the central government of its nature and description before disclosing to any third party। ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है बस इसमें, और कुछ मुझे मेजर नहीं मिला इसमें रखने लायक। नहीं सर, और कुछ है भी नहीं इसमें। ये दो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा सभी लोग, कि पहला, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन। दूसरा, कि अगर किसी पर्सन ने कोई इन्वेंशन की है और उसको लगता है कि यार ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है या हो सकती है, तो वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करेगा विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी थर्ड पार्टी बिफोर दैट। बस, और कुछ नहीं है सर इसमें। जो इन्होंने अमेंडमेंट निकाले हैं उसमें सेक्शन 65, जिसमें एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्शन है, उसमें क्या हो रहा था कि वो 65 में वो या तो अमेंड होती है वो रिवोक होती है। इसमें इन्होंने किया है सेक्शन 20 को हटा के सेक्शन 30 करना है, 38 बस, ऑफ द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, SHANETI, शनेती। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, इसमें और कुछ डिस्कशन कुछ करना चाह रहे हो तो बताइए। दिनेश सर, अभी कैसी है सर तबीयत? सर कल से बेटर है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कल से बेटर है सर, पर है तबीयत अभी भी खराब ना। वो तो सर टाइम तो लेगा वो ठीक होने में। जी सर। प्रदीप पाल सर अभी अनम्यूट किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर वो इसका सेक्शन 5 भी तो है जिसमें 3 पॉइंटर मेंशन करे हैं उन्होंने। हाँ, कि अगर उससे रिलेटेड है कुछ, सेक्शन 5 नहीं है सर, वो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है।
ओके। ये है, ये एक्टिविटीज जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगी। आइसोटोपिक सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव प्लांट, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंट फ्यूल। मैनेजमेंट ऑफ स्पेंट फ्यूल मतलब ये बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट है। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है ना, जो स्पेंट फ्यूल जो यूज हो चुका उसको कैसे मैनेज करना है, उसका प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, रेडियो न्यूक्लियर, वो गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर, अच्छा हैवी वाटर क्या होता है? सर ड्यूटेरियम होता है। D2 जैसे होता है। नॉर्मल H2O होता है, ये D2O हो गया। हाँ D2 हो गया। ये बेसिकली रिएक्टर्स में यूज होता है। वो रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए होता है। मैंने भी सारा चैट जीपीटी से पढ़ा है। नहीं, जो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होती है ना, हम्म, उसमें न्यूट्रॉन्स को यूज किया जाता है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो ये न्यूट्रॉन्स जब यूज हो जाते हैं ना, तो उनको कैप्चर करने के लिए D2O यूज होता है, पानी। तो उसका अपग्रेडेशन ऑफ आइसोटोपिक सेपरेशन और एनी अदर फैसिलिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तीन ही है सर, आइसोटोपिक सेपरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर, और कोई अगर फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर नोट करवाती है तो वो। तो ये तीन काम ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगी, उस पे कोई थर्ड पार्टी इंटरवेन नहीं कर सकती है। अगर आप कुछ करते भी हो तो गवर्नमेंट उसको ओवरटेक कर लेगी। ये सर डॉक्यूमेंट कहाँ पे है? सर आया तो ये हमारे पास लिंक्डइन से है, बट Okay, मैं इसको भी ग्रुप में डाल दूंगा ओके सर। और गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर देता हूँ मैं इसको। बट ये जो है ना सर, ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट का डॉक्यूमेंट है सर, ये पेटेंट एक्ट नहीं है, ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट है। तो ये कैसे पता चला ये सब क्लास 5 चेंज हुआ है और वो चेंज हुआ है 20? देखिए, इसमें लास्ट में नोटिफाइड है सर कि पेटेंट एक्ट में ये सबमिशंस चेंज होंगे सेक्शन। ओके। ठीक है। और यहां से सेक्शन 38 मिला। जी। जब हमने सेक्शन 38 पढ़ा तो वहां इसका रेफरेंस है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। सही है सर। पढ़ना, वो पढ़ने के से पता चल गया सर, ये देखिए सबसेक्शन 5 सेक्शन 3, provided that the inventions relating to activities specified in subsection 5 of section 3 of this act, or which in the opinion of central government are sensitive in nature or having national security implications shall not be patentable. Such invention shall be deemed to have been made or conceived by the central government. ये अगर आ सकता आपने है। अगर आपने बनाई भी ना सर ऐसा कुछ, तो उसको गवर्नमेंट ले लेगी और ऐसा माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट ने ही बनाया है, पेटेंट तो नहीं मिलेगा उसको। जी। तो ये तीन हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बन सकता है सर, ये तीन कैटेगरी बना देगा वहां 4 ऑप्शन में। डीम टू बी कंसीव्ड बोल देगा। नहीं, जो सेक्शन 3 में जो तीन कैटेगरीज बताई है ना सर उसने, पहला आइसोटोप सेपरेशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, चौथा हैवी वाटर, प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर। ये तीन चीजें जो है अभी भी गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगी। सर प्लीज पार्डन कर देंगे, थोड़ा सा आई जॉइंट लेट। देखिए पॉइंट्स नोट कर लेते हैं सभी लोग, नोट्स बनाइए इस चीज के कि क्या अमेंड हुआ है, कैसे हुआ और क्या नए पॉइंट्स बने। सबसे पहले जो सेक्शन 20 था ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अब वो कन्वर्ट हो गया सेक्शन 38 में, एटॉमिक एनर्जी एक्ट।
पहला पॉइंट। दूसरा, इनिशियली, बिफोर, अर्लियरली it was not patentable. But now it's patentable, or not, it's anything Subject to certain conditions. जी related to atomic energy is patentable if its peaceful nature its peaceful use of nuclear energy and its radiation. तो ये जो वर्ड है ना, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट, फर्स्ट पॉइंट, आइसोटोप सेपरेशन, सेकंड, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर। देखो ये हैवी वाटर वर्ड याद करिएगा, हार्ड वाटर मत लिख लीजिएगा इसको। फिर ये दोनों में क्या फर्क है, आइसोट्रोपिक सेपरेशन एंड हैवी वाटर में? सर आइसोटोप सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे सर एक होता है यूरेनियम 233 जी। और एक होता है यूरेनियम 235। तो नेचर में ना ये दोनों आइसोटोप्स मिलते हैं एक साथ, इनको अलग अलग करना पड़ता है, सेपरेट आउट, क्योंकि इनमें से 235 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसको सेपरेट करना पड़ता है, इसको बोलता है आइसोटोपिक सेपरेशन। और हैवी वाटर जो होता है वो होता है D2O। सर वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। दिनेश सर, जी जी सर, सुन रहा हूँ मैं। सर स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ सर। हाँ मैंने लगा स्क्रीन शेयर ही नहीं करी मैंने। तो इसका सर हाइड्रोजन का दूसरा एक आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम। तो D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर जो होता है सर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। तो ये अलग से इसको प्रोड्यूस किया है, इसकी प्रोडक्शन अलग से की जाती है। तो उसकी जो प्रोडक्शन है हैवी वाटर की, वो गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। ये तीनों चीजें जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगी, इस पे आपको पेटेंटेबिलिटी नहीं मिलेगी। सही है सर। सर तो सेक्शन 4 का आइस राइट अप भी आया होगा सर, न्यू, मतलब जैसे अभी ओमिटेड लिखा था। मैम उसमें बस यही है, इट इज पेटेंटेबल एज पर
सेक्शन 30 ऑफ सस्टेनेबल अच्छा हार्नेसिंग And एंड advancement of nuclear एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी for transforming India. एक्ट 2025। ये हमारा नया सेक्शन 4 बन गया। और ये जो भी हमने डिस्कस किया, ये सेकंड पॉइंट, ये हमारा सेक्शन 38 है। ओके सर, मतलब रेफरेंस डला हुआ है ऐसा करके, ठीक है सर। बस Got इसमें it. एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए यहाँ पे। हम्म, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। एनी पर्सन believes that invention made by him is related to nuclear energy must be communicated to central government before communicated to any third party। सर ये सेक्शन 30 ऑफ सस्टेनेबल के बाद क्या लिखा है आपने? हार्नेसिंग 38 है, 30 नहीं। इसको हाँ याद 30 करने के लिए ना, ये इतना लंबा नाम जो है, इसको याद करने के लिए ये याद कर लो। शनेती शांति। शांति। ये आ गया हाँ सर। शांति है सर, शांति के, शांति इसी से रुकी हुई है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर। हम्म, हम्म, सर वो लास्ट वाला पैराग्राफ दिखाइए एक बारी, सस्टेनेबल हार्नेसिंग वाला।
लिख लिया सभी लोगों ने? सभी ने लिख लिया? कोई बोल नहीं रहा है। हाँ जी जिस सर, हो गया। सब ग्रुप में डालो, फोटो उसका डालो। लिख तो लिया सर, मैंने इसका रेफरेंस भी देखा एंड आई वुड लाइक टू शो समथिंग टू यू। एक बार सभी लोग लिख ले फिर बताता हूँ। रेफरेंस कैसा सर? यही 38। ये कंडीशंस डायरेक्टली नहीं लिखी आपने, एकदम क्रक्स बता दिया, बट ये कंडीशंस इन जनरल लिखी है, फिर वहां से हम यहाँ पर आए हैं। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, वो सारा डिस्कस कर लिए। हम्म 38 सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। फिर आते हैं 39 में भी आता है ना उसका रेफरेंस। 39 तो ये है ना सर, सेक्शन 39 ऑफ पेटेंट एक्ट, हम्म आउटसाइड इंडिया जाने के लिए फॉरेन फाइलिंग लाइसेंसिंग, वो तो है ही है। हाँ इसको पढ़ो। नहीं, वो तो पेटेंट एप्लीकेशन सेक्शन का 39 है। हाँ तो और 38 कुछ में ही सब सेक्शन 7 में 39 ऑफ दिस एक्ट दिया गया है। सब सेक्शन 7 में आइए। इसमें ना, हाँ, वहां पर आप जाएंगे ना तो 39 भी आएगा, यही सस्टेनेबल वाले का 39। ये कहाँ है सर इसमें 39 का रेफरेंस? वो इसकी बात कर रहा है, खुद के रेफ सेक्शन का रेफरेंस ही दे रहा है, सब सेक्शन 1। नहीं तो है, 39 का यूज तो है भाई। सुबह सुबह जो पेटेंट ने वो डाला है ना, पूरा कंप्लीट पिक्चर, सी सेक्शन 30 एंड 39 एंड द थर्ड शेड्यूल लास्ट पेज ऑफ द 2025 एक्ट। वो ये ये राघवेंद्र है, सर ने ही जो डाला है, वो वो ये यही सर वो बता रहा है। वो वो इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, वो सेक्शन 89 है, 89, 39 नहीं है वो। ऐसा राघवेंद्र सर ने मिस्टेक की है क्या? नहीं नहीं सर, 89 ही है सर, पोस्ट में भी। मैं एक बार चेक करता हूँ। 39 है। 39 में सर मैं बता एटी रहा नाइन हूँ। 39 एटी है नाइन इस 89 89 है 89। हाँ सर, और 89 का रेफरेंस शेड्यूल 3 से है। ऐसा, बस तो इसलिए वो हो गया। दी सर, आप जो एक्चुअली में कह रहे हो ना, 39 का भी एक बात यहाँ पे की गई है, वो क्या है, हालांकि उसका डायरेक्ट नहीं है, बट उसमें उसका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी ऑर्डर से इंफॉर्मेशन को बचा सकती है अगर वो डेट्रीमेंटल है नेशनल सिक्योरिटी को लेके। हम्म इसमें इन्होंने आरटीआई को भी बाहर कर दिया इससे। ओके। बस ये है इसमें कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर एनर्जी या पब्लिक डोमेन में देने नहीं लायक है, हम्म जो नेशनल सिक्योरिटी के प्रेजुडिस में हो सकती है, वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। जी। उसको आप आरटीआई से भी नहीं ले सकते। हम्म ग्रुप में डाल दिया सभी ने? ग्रुप में डालिए सभी लोग, जिसने नोट कर लिया है।
मोनिका मैम का आ गया। बाकी सभी लोग, किसी ने नोट नहीं किया है क्या? गौरव सर, महादेव सर, प्रदीप सर, साक्षी मैम, रूबी मैम, नोट तो किया होगा, फोटो निकाल के डाला नहीं है। डालिए सभी लोग। रूबी मैम का आ गया। गौरव सर, अखिल सर, अरे पीडीएफ बना रहे हो? पीडीएफ की जरूरत नहीं है। गौरव सर का हो गया। महादेव सर, प्रदीप सर, बोथ प्रदीप, प्रदीप स्क्वायर। हाँ सर, वैसे मैंने फोटो लिया है, उसको उसको देख के लिख रहा हूँ। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ मेरे। सेंड सेंड सर, पता नहीं समझ में कितना आएगा बट आई हैव सेंड। हे भगवान, एकदम क्रक्स में लिखा है सर आपने तो। सर सब कुछ समझ में आ गया, बस मुंह टेढ़ा करके पढ़ना था बस। नहीं, मोबाइल पर पढ़ लो, उसमें क्या है। मैंने तो ऐसे पढ़ लिया, ऐसे। महादेव सर का आ गया, गौरव सर का आ गया। दिनेश सर, आपने नहीं लिखा होगा, चलो। प्रदीप पाल सर, साक्षी मैम, सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने अभी। ओके साक्षी मैम। सर कहीं बाहर है क्या प्रदीप सर आप? नहीं सर, प्रदीप सर मतलब सेचुरेशन पे आ चुके हैं, पढ़ाई के देन सेचुरेशन। वाई स्क्रीनशॉट सर? अभी अपने रूम में नहीं हूँ, जिधर नोटबुक्स हैं दूसरे रूम में हो, तो मैं जाके लिख लूंगा अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ। प्रदीप पाल सर है ना, पढ़ाई की सिचुएशन पे, ऐसे ट्रेनिंग लाइन। दिनेश सर एंड प्रदीप एच सर। चलो दिनेश सर तो अभी ठीक है। दिनेश सर सर। मैं कल डाल दूंगा सर, मेरी हाँ हाँ तबीयत ठीक हाँ। नहीं है। हाँ हाँ चलेगा सर, चलेगा। दिनेश सर, रीजन? मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बाद सर को ऐसे देखा है, दिनेश सर को एक बार अगर उनको कोई मेमोरी आ गई ना, बस। सर मजे ना लो मेरे। सर अभी दिमाग के मजे नहीं शेर लेते। घायल है, शेर घायल है तो मजे लेने दो। वापस शेर परफेक्ट हो जाएगा तो फिर तो वे शेर हमारे मजे लेते हैं। अरे नहीं। मैंने भी कल यही कहा था, शेर घायल है लेकिन शेर तब भी शेर ही है। दोनों मिलकर के मजे लेते हो सर। चलिए। आ, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। वाइपो टेस्ट। सर स्क्रीन विजिबल है?
हाँ सर। चलो। सर हमने पीसीटी पे एक सेशन कर लिया था फीस वगैरह का। हाँ सर, वो तो काफी पहले हो चुका है। अच्छा चलो मैं ढूंढूंगा ड्राइव में। हाँ, शेड्यूल 5 पर हुआ है सर सेशन, मैंने खुद किया है। जी मैं देख लूंगा सर कोई नहीं। लेकिन काफी पहले हुआ है सर, मतलब अब तो डेट भी मुझे याद नहीं। कोई नहीं मैं ढूंढ लूंगा सर, ड्राइव में होगा। अगर आपको मिल जाए तो आप भेज दीजिएगा लिंक। दिवाली से पहले वाले टाइम पर, जस्ट दिवाली से पहले वाले टाइम पर एक बार देखिएगा दिनेश सर। जी उस जी टाइम पर जी। हुआ पेपर में। अक्टूबर 20 से पहले। हाँ। थैंक यू जी थैंक यू। ओके। देखिए, ये है वाइपो डैश, जिसका मतलब है डिजिटल एक्सेस सर्विस। ये क्या काम करता है? द वाइपो डिजिटल एक्सेस सर्विस is an electronic system allowing priority documents and similar documents to be securely exchanged between participating IP offices. तो ये एक सिस्टम है जो कि प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स को इंटर एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है पार्टिसिपेटिंग इंटेलेक्चुअल आईपी ऑफिसेस के बीच में। ग्यारह से 20 अक्टूबर के बीच की डेट बता रहे हैं सर। अब देखिए, यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाला बात है वो ये है कि जो डैश सिस्टम है उसको एप्लीकेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं और आईपी ऑफिस भी एक्सेस कर सकता है। और जो वाइपो डैश है वो सिर्फ पेटेंट तक लिमिटेड नहीं है। इट इज रिलेटेड टू पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स एज वेल। तीनों आईपीज में यूज हो सकता है। चलिए, अब इसके साथ जो दूसरा सिस्टम हमें देखना है वो है वाइपो का केस। वाइपो केस का मतलब है सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन। The WIPO case system enables patent offices to securely share search and examination documentation
related to patent applications in order to facilitate work sharing programs. अब देखिए इसका मेजर इफेक्ट कहां पर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन है जो डिफरेंट 5 कंट्रीज में फाइल करी है। मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन यूएस में फाइल की, यूरोप में फाइल की, चाइना में, जापान में और इंडिया में। तो ये तो हमें पता है कि सभी लोग उसको एग्जामिनेशन करेंगे ही करेंगे। तो इफेक्टिव एग्जामिनेशन पांचों जगह पे हो सके तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी एग्जामिनेशंस की जो रिपोर्ट्स होंगी, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसको शेयर करेंगे आपस में। शेयर कैसे करेंगे, इस सिस्टम के थ्रू। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान क्या देना है कि ये जो शेयरिंग है ये पेटेंट ऑफिस के बीच में है। वहां के जो एग्जामिनर्स हैं वो उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। देखिए यहां से पढ़ते हैं, many patent applications are filed in multiple offices and patent examiners can increase the efficiency and quality of their work by sharing their examination results. इसका एक्सेस सिर्फ आईपी ऑफिस के पास होगा, एप्लीकेंट्स को इसका कोई मतलब नहीं है। जो सबसे पहला वाइपो केस का सिस्टम बनाया गया था वो बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके के बीच में। इनिशियल सिस्टम वाज डेवलप्ड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। क्या हुआ, लिखने को दिया है? नोट कर रहे हैं। इसके बाद अपन जो वाइपो केस और डेस का क्वेश्चन आया था उसको करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एक बार सभी लोग सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर डालिए। बोलेगा कोई नहीं, चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे सभी लोग।
बी 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 किसी ने सी भी डाला है क्या? नहीं, बी ऑप्शन। मैंने गलती से डाल दिया सर, एडिट कर दिया, पता नहीं था। ओके। चलिए, सबका आंसर आ रहा है बी। एक बार चेक कर लेते हैं। सबका आंसर आ रहा है तो सही होगा, सभी लोग गलती तो नहीं करेंगे। वाइपो डैश क्या हो रहा है? WIPO dash is an electronic system to access priority document to be securely exchanged between participatory countries। बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। WIPO cache enables different patent office to securely share priority document। नो, केस का जो शेयरिंग होता है वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट से रिलेटेड है, प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट से नहीं। WIPO case is an arrangement for working sharing between offices, work sharing between offices। ये सही है। अब देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो है ना, ये एक ऐसा जो हमने अभी नहीं पता, हमने इसको नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि भैया ऑप्शन में अगर देखा जाए तो फोर्थ सिर्फ यहां पर कंसीडर हो रहा है जिसमें कह रहा है ऑल आर करेक्ट, और हमें पता है कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सिंपल है कि भाई फोर्थ जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका भी पार्ट है और अब इसका भी पार्ट है, तो ऑप्शन आ गया 1 और 3, यानी कि ऑप्शन बी। इंडिया जो है वो वाइपो डैश का भी पार्ट है अब, और वाइपो केस का भी पार्ट है। तो ये एक नया इंसाइट हमको यहां से मिला है। चलिए, अब सर जो नेक्स्ट टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो है, देखिए हमने फ्राइडे की जो सेशन किया था उसमें कुछ फुल फॉर्म्स हमने देखी थी। सी पाम, नी पाम, वाइस किरण, ये सब। SIPP हमने कल देखा था, SIPP स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, तो आज जो है, अब जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे सीपाम और नीपाम क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। और जो एक नई स्कीम जो काफी ज्यादा चल रही है वाइस किरण, समय बचा तो उसको भी देखेंगे।
हम्म, वहाँ गया अभी। सीपाम का फुल फॉर्म है सेल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। देखिए इसका ये रन किया जाता है, रन बाय, रन एंड मैनेज्ड बाय DPIIT। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। CPAM assists in simplifying and streamlining of IP processes। अब देखिए सीपाम का मतलब क्या है, मेजर जो प्रोसेस जो ये करता क्या है। सीपाम एक ऐसा पॉलिसी है या प्रोग्राम है जो कि DPIIT के अंडर में रन होता है। इसका मेजर काम क्या है, देखिए जितने भी IPRs के जो प्रोसेसेस हैं उसको सिंप्लीफाई करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना और अपार्ट फ्रॉम फर्दर IPR से रिलेटेड जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है
उसको रन करना। बस इतना हमें समझ में आना है यहाँ पर। देखिए, जितने भी आजकल हम देख रहे हैं ना, जो आईपीआर से रिलेटेड जो नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली आज ही मुझे भी आज ही पता चला। अच्छा, अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं जो डिजाइन होता है, उसमें बेस्ट व्यू हमेशा पब्लिश किया जाता था, ये हमने पढ़ा है अभी तक। बट अब जो नया सिस्टम आया है वो क्या, उसमें आप ऑल व्यूज देख सकते हो। जो डिजाइन का पब्लिकेशन होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसमें बेस्ट व्यूज आपको देखने को मिलता है पब्लिकेशन में। बट अब आप उसके ऑल व्यूज देख सकते हो। तो ये जो प्रोसेसेस में जो अपग्रेडेशंस आ रहे हैं, ये अपग्रेडेशंस लेने का काम, फीडबैक का काम कैसे होता है, सीपैम पॉलिसी के तहत। तो ये भी एक अपडेट है कि अब डिजाइन के पब्लिकेशन में आपको सभी व्यूज देखने को मिलेंगे। ये कैसे देखने होते हैं ये भी हम देखते हैं अभी। सर अभी ये डिजाइन का रिप्रेजेंटेशन सीट का भी मिलेगा ना, अभी रजिस्टर कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं मैम, क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन सीट वो भी अभी हमें दिखने को मिलेगा ऑनलाइन। ओके, उस बारे में मैम शायद अभी मुझे प्रॉपर अपडेट नहीं है, तो अभी देख लेते हैं, अगर ओके देखने ओके को मिलेगा तो मिल जाएगा। ओके। सर आप बता रहे हो कि सारे व्यूज देखने को मिलेंगे, मैडम हम्म। बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन सीट देखने को मिलेगी। दोनों में हम्म। डिफरेंस ही क्या है? नहीं, डिफरेंस क्यों नहीं है? वही तो है, अगर मिल रही है तो वो रिप्रेजेंटेशन सीट ही होती है, उसमें फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो, जो है था जो पर्सन देख रहा था वो वैसे ही देख रहा था। आपकी जो लिंक्डइन पोस्ट में है वो पूरी चीज देख रहा था, और कौन? साथ में वो जो पर्सन देख रहा था जो पोस्ट में है, जो लिंक्डइन की पोस्ट की आप जो बात कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, वो पर्सन 3D में व्यूज देख रहा था। 3D वाले व्यूज अप्रूव्ड हो गए, वही मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के ही कि 3D व्यूज अप्रूव्ड हो रहे हैं इंडिया में। तो अच्छी बात है ना सर, अपग्रेडेशन हो रहा है, एक्ट सर को ये अपग्रेड सारी चीजें, करना, ये प्रोसेस सारी अपग्रेड। चीजें है ना, रियाद ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रियाद हम्म। ट्रीटी का पार्ट तो बन गई इंडिया नवंबर 2024 में, बट रियाद ट्रीटी से अभी तक फाइलिंग नहीं हो पा रही है ऑल ओवर कंट्रीज में, जैसे पेटेंट पीसीटी में हो रही है वैसे। तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी। और सोचो आप, अगर रिप्रेजेंटेशन सीट ऐसे मिल रही है तो फिर सेक्शन नंबर जो 16 है उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो सर्टिफाइड थोड़ी होगी। सर्टिफाइड कॉपीज लेने के लिए सिर्फ फॉर्म नंबर 16 लगेगा सर, बट जो फॉर्म नंबर 5 है, 17 सॉरी, 17 का सब क्लोज 1, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा तो फिर। सब क्लॉज वन में तो रजिस्टर को देखते हैं ना। हाँ तो ये क्या है? तो वो तो वैसे भी नहीं रहा था सर, जब से पब्लिकेशन ऑनलाइन होने लगा। पब्लिकेशन नहीं सर, पब्लिकेशन कब से ऑनलाइन होने लगा? पब्लिकेशन कहाँ ऑनलाइन होने लगा? रजिस्टर तो अवेलेबल है ना, पब्लिकेशन कौन तो सा हो रहा है ना रजिस्टर एप्लीकेशंस का। बताओ, कहाँ पर अवेलेबल है क्या? रजिस्टर डिजाइन का? रजिस्टर डिजाइन का व्यू अवेलेबल नहीं होता है? नहीं होता है, जर्नल होती है अवेलेबल। जर्नल में तो सिर्फ जर्नल में एक व्यू पब्लिश पब्लिश नहीं होता होता है। है, एक व्यू होता है सर, सारे व्यूज नहीं होते। अरे तो आइडिया तो लग जाता है ना कि ये वो डिजाइन है कि नहीं है। चलो ठीक है, आइडिया लग जी, जाता उसके है। लिए रजिस्टर तो खंगालने की जरूरत नहीं ना, 250 रुपये देने की। नहीं, रजिस्टर से सारे व्यूज मिलते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन सीट मिलती है, फॉर्म मिलता है। वो आपको, उसके लिए आपको फॉर्म 5 डालना पड़ेगा। अब सब क्लॉज जर्सी, वन जो आप कह रहे हो ना, सब क्लॉज वन में तो सिर्फ रजिस्टर को देखने की बात हुई है। अब वो करने की जरूरत नहीं है अगर ये चीज मिल गई तो। मगर है, चलो अब अपडेट्स है तो है, देखेंगे। ऑल व्यूज, सारे व्यूज मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं मैं भी 2 बार चेक करके बैठा हूँ,
मुझे तो नहीं मिल रहा, उस भैया को मिल गए। होगा कहीं ना कहीं होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, देखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो नए नए ग्रांट हुए हैं उनमें मिलेगा, पुरानों में नहीं मिलेगा। अभी देख लेते हैं सर वैसा ही। ये देख रहा हूँ, पब्लिकेशन देख लेता हूँ एक किसी का, अभी का वाला, लास्ट फ्राइडे वाला। पुराना डाटा तो नहीं अपडेट कर पाएंगे सर ये। क्यों राजा सर? कुछ कह नहीं सकते सर, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इतना डाटा कहाँ अपडेट करते फिरेंगे? ठीक है ना सर, नई अपडेट्स नहीं हैं, भी करेंगे तो कोई इशू नहीं। वैसे भी सर जो नई पॉलिसीज होती है हमेशा आगे आने वाली चीजों के लिए इम्प्लीमेंट होती हैं। जी। कर भी देंगे तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक नहीं है। नहीं, कभी यानी कोई चीज अगर आप देख रहे हैं तो उसे एक बार देख लेना चाहिए। जैसे आपने वो देख लिया ना अंदर जाके, तो फिर उसका वर्थ समझ में आता है। पर्सन लिख भी रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, वो पूरा बताए कि भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता ले भाई, कि भाई ये ये फर्स्ट देखो, स्टेप यहाँ पर जा, सेकंड यहाँ पर जा, इस तरीके से देखेगा, कुछ तो बताओ। अब ये है पता ऑल चला वेज। कि उसने ही फॉर्म नंबर 5 डाल के ही वो चीज मंगवाई थी, वैसा भी हो तो फिर मीनिंग ही नहीं बनता है कि भाई वो तो वैसे ही प्रोसीजर थी। ये पब्लिकेशन है और जो एक ये मिनट, नंबर नंबर दिखाओ, नंबर क्या है उसका? 4059130001। इसका क्या करोगे? एक मिनट, 405913-001 है ना? XMU66। अभी देखते हैं इसका क्या दिखता है। कुछ नहीं दिखता है भाई, डिजाइन एप्लीकेशन स्टेटस में तो इतना ही दिखता है। एप्लीकेशन नंबर, सीवीआर नंबर, सीवीआर डेट, एप्लीकेशन नेम एंड एप्लीकेशन स्टेटस। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखते हैं यहाँ पर। अरे कहाँ जा रहे हो? ये ऑल व्यूज का बटन यहाँ आया है। अरे करो उस पे क्लिक। तो वही तो किया मैंने, ये आ गई रिप्रेजेंटेशन शीट सारी। लो, बहुत बढ़िया, शानदार। पूरी रिप्रेजेंटेशन शीट ही डाली है इन्होंने इसमें। खत्म। पब्लिकेशन के अंदर ही दे दिया क्या? तो और क्या बताया, ये ऑल व्यूज का बटन आता गया है सबके नीचे। अपन को पता नहीं था सर, अपन को अभी पता चला। मैं तो कब से सुबह से डिजाइन एप्लीकेशन स्टेटस में जाके ढूंढ रहा था, इसको तो देखा नहीं मैंने। पुराने वाले में नहीं होगा सर, पुराने वाले तो पब्लिश हो चुके हैं, उसमें नहीं होगा। अभी वाले में होगा, जैसे बताया ना सर ने वैसे ही। पुराने में नहीं है। अरे बहुत बड़ा डेटाबेस हो जाएगा अगर इतना अपडेट करने गए तो। कब से आने लगा ये भी तो देखें। शायद लास्ट वीक या इस दिस वीक। ये क्या ओपन किया? रिन्यूड हुए हैं, रिन्यूअल डाला है। और यहाँ पे लिखा है कॉपीराइट का पब्लिकेशन। नहीं तो वो तो वैसे ही होता है, कॉपीराइट ऑफ डिजाइन ही है ये। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, इसमें ये भी नहीं है। पहला हफ्ता है जिस नहीं, सेकंड लास्ट में भी नहीं है, फर्स्ट वीक है ये। देखो, सब्यसाची भाई ये तो हर हफ्ते फाइल करता है, हर हफ्ते। सही है, बेचारे का धंधा ही इस पे चल रहा है। ये फर्स्ट वीक है ये। कौन सा? चलो नंबर 12/9 है। अच्छा 9 तारीख नए साल का 12 तोहफा है महीने सर। मंथ न्यू पहले ईयर है, गिफ्ट। डेट बाद में।
एक मिनट, आज तारीख क्या है? आज तो 30 है, तो क्या 3 हफ्ते से पब्लिकेशन ही नहीं हुआ है क्या? या आपने शो नंबर 5 लिखा ना, 5 अरे इटरेट, अरे, फर्स्ट, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? 26/12, 26/12, 26/12, MMDD ही है, DDMM, डेट मंथ 26/12, ठीक। रियाद डिजाइन ट्रीटी, नीपाम, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस, सारे अवेयरनेस मिशन तो है ही हैं। सर वो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बट ये है कि जो अवेयरनेस है ना, पर पर्टिकुलर पॉलिसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए बनाई जाती है। अब जैसे जो नीपाम है ना, ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। स्टूडेंट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फैकल्टीज, उसके लिए उसमें IPR का जो अवेयरनेस है वो बड़े बच्चों के बीच में। और इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्कूल भी आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आएंगे, और स्कूल में 9th क्लास से शुरुआत हो जाती है इसकी। और ये जितनी भी पॉलिसीज है ना, ये 2016 में ही बनी थी सबसे पहले। जैसे ये नीपाम है, सीपाम है, SIPP है, ये सब 2016 से शुरू हुई हैं। वही एंटरप्रेन्योरशिप, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जो कैंपेन चला है वहां से। गंगा की गंगोत्री तो सबकी यही है। बाइक वाला, हाँ बाइक वाला, 3D ज्योमेट्री, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। चलो, अब इसके बाद एक और है, वो है वाइज किरण, वुमेन इन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। देखिए इसमें ना पर्टिकुलरली सिर्फ वुमेन्स को एड्रेस किया गया है।
कैसे? इसमें पीएचडी में फेलोशिप दी जाती है, ऑफर की जाती है विमेन्स के लिए, फ्रॉम 27 to 45 years एज ग्रुप। पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल जो होता है उसमें। हालांकि इसमें बहुत सारी आगे फर्दर जो है सब ब्रांचेस हैं, बट उस पर नहीं जाना है अपने को। ये थोड़ा सा हमने को समझना है कि इसमें वुमेन्स के लिए पीएचडी फेलोशिप और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी दी जाती है, फ्रॉम 27 to 45 years ऑफ एज। पोस्ट डॉक्टर के लिए सर 60 साल तक ही है ना? नहीं नहीं सर, पोस्ट डॉक्टरल में एज तो यही है सर उसमें भी। नहीं सर, देखो एक बार 60 तक है। हाँ, इसमें 27 to 60 है, ये इसके लिए है सिर्फ पोस्ट डॉक्टर। और एक और है सर इसमें, वाइज आईपीआर। इसमें 1 year ट्रेनिंग पीरियड है इन आईपीआर फॉर 27 to 45 years ऑफ एज ग्रुप। इसमें आईपीआर राइट्स में आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस डोमेन में आपको एक्सपर्टीज या कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बट इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पीजी है या फिर पीएचडी। अब देखो, इसके अलावा बस अब एक ही चीज बची है और वो है सीआरआई गाइडलाइंस। तो वाइज आईपीआर में सर ग्रेजुएट्स भी चल जाएंगे ना? नहीं सर, पीजी मिनिमम है। आई गेस बीटेक है। एक बार देखो। नहीं, पीजी मिनिमम है सर। ओके सर।
सर अगर वो इक्विवेलेंट डिग्री में कंसीडर कर रहे होंगे तो पता नहीं, बाकी बीटेक को पीजी के साथ इक्विवेलेंट तो नहीं माना जाता है। नहीं कर रहे हैं सर, बीटेक है, मैंने अभी देखा, बीटेक को मैं करा इक्विवेलेंट इन्होंने। तो फिर वो इक्विवेलेंट में डाला होगा सर इन्होंने, क्योंकि जी जी जी, इक्विवेलेंट में हाँ इक्विवेलेंट में डाला होगा, बाकी ऐसा अलग से तो कैरेक्टराइज नहीं किया गया उसको, क्योंकि बीटेक प्रोफेशनल मानी जाती है ना, बड़ी डिग्री। अब सर इसके अलावा जो बचा सीआरआई गाइडलाइंस ही बची है, जिसके लिए नोट्स मैंने समरी बना के कल ग्रुप में डाली थी। इसको सभी लोग एक बार पढ़ ले, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट डाला था ग्रुप में ना अभी, वो बीटेक वाला। देख लेते हैं सर। DPIIT की वेबसाइट से डाला। हाँ वो पीजी के इक्विवेलेंट में डाल रहे हैं ना सर ये लोग। जी, नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं है, बीटेक है खाली। हाँ बीटेक और एमबीबीएस, जी। एमएससी के इक्विवेलेंट में डाला है, सही बात हम्म। है। इक्विवेलेंट में आ गया। 30,000 पर मंथ का है। 30,000 मिलेगा कोर्स करने का? पर मंथ स्टाइपेंड है सर। ओके, इसके लिए फिर ये टेस्ट उस्ट लेते हैं सर? सर इसके लिए ना कॉल करते हैं, मतलब ये एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं, ये हर वक्त नहीं एडमिशन होता है इसका। अब उसका प्रोसेस क्या है वो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। इसके लिए ना एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन आता है, जैसे एडमिशन होता है ना प्रोग्राम्स में, वैसे ही। बाकी जी, कैसे उसका एडमिशन होता है, कैसे एप्लीकेशन जाती हैं, वो प्रॉपरली समझना पड़ेगा सर, मैंने उतना डिटेल में नहीं गया हूँ। ठीक है सर, ठीक। इसके अलावा सर कोई टॉपिक जो आपको लगता हो, जेविड सर? बाकी मैक्सिमम टॉपिक्स जो थे सर वो हमने कवर कर लिए हैं। क्या क्या कवर किया? नीपाम सिपाम सारी डेफिनेशन हो गई, सर वो डेस फ्राइडे टेन हो को, गया, पीसीटी हो फ्राइडे गया, शेड्यूल 5 हो गया, पेटेंट एजेंट मिसकंडक्ट हो गया, सीआरआई गाइडलाइंस हो गई, यानी होने वाली है अब। वो पढ़ ले पहले, क्योंकि सर उसका समरी भी बड़ा है काफी। एसएसआईपी हो गया। हम्म, क्या बचा? जन जो विश्वास हो गया। रिसेंट में जो भी अमेंडमेंट्स है वो सब हो चुके हैं। मिसकंडक्ट हो गया, 124A के रूल्स हो गए, मतलब ऐसा छुए इस नहीं बार है। इस बार सर कपिला स्कीम के अंडर इन्होंने एडवांसमेंट की है। पहले ये केवल फाइलिंग का पैसा देते थे, 1,600 रुपया, और एग्जामिनेशन का। इस बार फर्स्ट 1,000 एप्लीकेशन को अर्ली पब्लिकेशन का पैसा भी दे रहे हैं, एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन का पैसा भी दे रहे हैं, और एक ये अपडेट है कि डिजाइन एप्लीकेशन जो है 20 एप्लीकेशन, उसका पैसा भी मिल रहा है, 1,000 रुपीज पर। ग्रेट न्यूज, अच्छी बात है जी। सर, कब क्या है तो। जी। बढ़िया। कपिला चाहो तो तो बता सकते हो सर आप। अब सर एक एक नया चीज वो करते हैं। हाँ, कपिला चाहो तो सर क्या बता रहे थे आप? कपिला कहते चाहो। कपिला चाहो तो सभी को बता सकते हो आप। हाँ, कपिला आप बता सकते हैं, कपिला की फाइलिंग प्रोसीजर बता सकते हैं। सर मैं अब इतना ही जानता हूँ जितना आपने अभी बताया, उसके लिए फर्दर हाँ, मुझे पढ़ के आना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है भाई, कपिला की पोर्टल पे जाओ, लॉग इन करो, उसमें डिटेल डाली जाती है, डिटेल डालो, खत्म हो गई बात। एक रजिस्ट्रेशन एक्सेल सीट है सर, जिसके अंदर मान लीजिए आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा जाता है, और उसके सामने आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कब फाइल की, फाइल ये फाइलिंग डेट क्या है, दोनों चीजें डाली जाती है, और उसी के बेसिस पे आपके इंस्टीट्यूट के अकाउंट में वो रुपये आते हैं। पहले थे 1,600 प्लस, जैसे सर ने बताया 4,000,
रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड ये पब्लिक फाइलिंग की फीस मिलती है कपिला में सिर्फ, बाकी कुछ नहीं मिलती थी। अभी सर ने जो कहा वो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट है कि उसमें अर्ली पब्लिकेशन भी डाला, एक्सपीडाइट भी डाला, वो भी फर्स्ट 1000 एप्लीकेशन के लिए, ये बताया सर ने पेटेंट में। और कपिला पहले डिजाइन को एंटरटेन करती नहीं थी, अब वो भी 20 एप्लीकेशन पर इंस्टीट्यूट एंटरटेन कर रही है। वो एडिशनल चीज है कपिला में। और कपिला के भी 3 फेज चलते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में रुपये मिलते हैं। फेज 1 में सिर्फ एप्लीकेशन जाती है। फेज 4 में नहीं मिलता है कुछ सर? फेज 4 में अब तो सर फेज 3 के बाद मिला है, उतना पता है। फेज 4 हो तो भी कुछ पता नहीं है उसमें। अभी मेरे को अप्लाई भी करना है ना। मैं 2 अभी तक इंस्टीट्यूट कर अप्लाई नहीं चुका हूँ। किया है ना। हाँ, फेज 3 के बाद रुपये आ जाते हैं। फिर जी जी। फेज 4 भी होता है कुछ। मुझे लगता है कि वो ऐसा फेज है कि जहां पर ये होता है कि भाई किसी का करेक्शन बाकी रह गया, अभी भी कुछ चल रहा है तो वो फरवरी तक लेंगे हाँ, ये। बहुत बहुत खींचते हैं, बहुत खींचते हैं। 5,600 रुपये में एक मैनेजमेंट जान खाती है वो अलग से, और जी ये जी लोग जान खाते हैं जी अलग जी। से। बहुत मेरे को पता सर, मैंने कैसे पिछली बार सभी इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई किया और पैसा लिया है। मैं तो ऐसा करता हूँ, सभी जगह पर अप्लाई कर देता हूँ, उनके खाते में रुपये आते हैं तो वो बताते हैं कि अरे इसके इतने रुपये आए। मैंने बोला अच्छा बात है, आए ना, ले लो। तो मैं तो अपने खाते में डलवा लेता हूँ आईपीआर अकाउंट के। अरे क्या बात है सर, सभी का नसीब आपके जैसा हो। नहीं, बट उसमें मेरे कौन से जेब में आते हैं सर, वो फाइलिंग के काम आ जाते हैं। अरे सर, बक बक हम्म, तो नहीं ना मैनेजमेंट की, वो बड़ी ना बात ना, है। मैनेजमेंट नहीं बोलते। आपने दे दिया, बात खत्म, वो मांगेंगे नहीं। हम्म, चलो ठीक है, ये सर कर सकते हैं। एक गाइडलाइन चेक करना जैसी है, कौन सी? इफ योर इन्वेंशन कंटेन्स, हालांकि मैं बोल रहा हूं पता नहीं इसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, इफ योर इन्वेंशन कंटेन्स बायोडाइवर्सिटी मटेरियल। उसमें है ना 2 कंडीशन है, आपको पता हो तो। आउटसाइड इंडिया जो पर्सन होते हैं ना, उनको एनबीए का अप्रूवल लेना होता है। और जो इंडियन पर्सन होते हैं ना, जो इंडियन सिटीजन होते हैं, उनको सिर्फ, इंडियन सिटीजन है या रेसिडेंस, सिटीजन है, जो इंडियन सिटीजन है उनको सिर्फ एनबीए का रजिस्ट्रेशन करना होता है। डू यू नो दैट? अभी तक फाइलिंग नहीं करी तो आईपीआर कहाँ से पता पेटेंट होगा? के अंदर अगर आप बायोडायवर्सिटी के कोई मटेरियल को यूज कर रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है, तो उनकी हम्म। इंफॉर्मेशन देनी होती है एनबीए में। यस और नो? कब देनी होती है एनबीए में रजत सर? बिफोर एप्लीकेशन या बिफोर ग्रांट? बिफोर बिफोर ग्रैंड एप्लीकेशन। होते हैं सर। हाँ, एप्लीकेशन। बिफोर ग्रांट। सारिका मैडम, कोई अपने एप्लीकेशन इसमें की है? हाँ सर, मैंने ये एफआर आता है ना, तो उसके नीचे वो कंट्रोलर सब देते हैं ना, उसमें ये लिखा है। मैंने किया है सर बायोडाइवर्सिटी में। एनबीए में? जी जी। सर थोड़ा सा हमें नॉलेज दीजिए एनबीए का, तो फिर कैसे करना है, एनबीए में कहाँ जाना है? डू यू नो दैट? मैंने सर खुद नहीं किया, मेरे पेटेंट एजेंट के से मैं थोड़ा सा ज्ञान लेकर के फिर बताऊंगा आपको। सर कौन है सर वो, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि एनबीए में कहाँ पर जाके एप्लीकेशन करनी होती है। मैं कल पूछ कर बताऊंगा सर। सारिका मैडम, अमित सर को पता है? हाँ सर, वो तो करते हैं ना। हाँ। मैं करता हूँ कल फोन अमित सर को। ये सर एक हिडन एरिया है, मीन्स अभी तक देखो हमने ये किया नहीं है, बट इस बार इतनी सारी चीजें हो चुकी है तो कुछ नया हो जाए। हाँ, आज कुछ तूफानी करते हैं। वाला सीन कर लेते हैं। एक सर तो ये पीसीटी पे री सेशन करेंगे। पीसीटी पे? दोबारा करेंगे सेशन। ओके। बहुत बढ़िया सर, मेरा ग्रे एरिया है पीसीटी। शेड्यूल 5। तो स्केड्यूल बस 5 से बाहर आ जाओ सर, कुछ नहीं है उसमें, चने के दाने हैं। सर दिनेश सर को ऐसा लग रहा है, शेड्यूल वो 5 ग्रे का एरिया नाम बोल अभी रहे हैं। तक 4 बार आप ही ने लिया है, किसी और ने नहीं लिया। क्या? 5th शेड्यूल का नाम अभी तक 4 बार आप ही ने लिया है सर, और किसी ने नहीं लिया है। हाँ हाँ, मैंने लिया है, नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा। 5th शेड्यूल और में क्या कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, 2 चीजें हैं सिर्फ उसमें समझने लायक। है भाई, 5th शेड्यूल में बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं निकालो। सर, मेरा क्वेश्चन दिखाओ ना, कहाँ है, मैं दिखाओ कंफ्यूज क्या हो क्या है। जाता हूँ इसमें। चलो निकालते हैं। अभी देखो दिनेश सर, क्या जी क्या जी। नहीं, 2 चीजों के अलावा सर ने एक्स्ट्रा बता बताया दो। 2 चीजें, मैं 4 चीजें निकाल के दूंगा आज, देखिएगा। गिनाओ दिनेश गिनाओ। सर, जी सर जी।
बताओ सर, कौन सी 2 चीज? एडिशनल फी, प्रोटेस्ट फी, बस। वो क्या होती है एडिशनल फी और प्रोटेस्ट फी? यूनिटी ऑफ इन्वेंशन नहीं हो तो। यूनिटी ऑफ इन्वेंशन क्या होता है? मेरा पेपर नहीं है, जिसका है उससे पूछो। यार दिनेश यूनिटी सर, ऑफ इन्वेंशन वही ना कि एक इन्वेंशन, एक पेटेंट, बस सर। मल्टीपल इन्वेंशन नहीं हो। हाँ जी। एवरग्रीनिंग इफेक्ट, अगर अनिल सर होते हैं ना तो भी आपको एवरग्रीनिंग इफेक्ट समझा देते। यूनिटी ऑफ इन्वेंशन। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हो, वो आएंगे नहीं सेशन में, बुलाओ। अभी आके समझा के चले जाएंगे 10 मिनट। भाई, नहीं नहीं, उनका पढ़ाई है भाई, इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ का क्वेश्चन है, ये तो चलता रहेगा। सर इसमें इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी के लिए सर्च फीस लगती है, वो ये रही। फिर एडिशनल फीस अंडर 19 भी, ये एडिशनल क्यों लगती है सर? मेरे से पूछ रहे हो? हाँ, तो किससे पूछूं? यूनिटी अगर नहीं है, मल्टीपल, अगर एक से ज्यादा इन्वेंशन है तो इतना मल्टीपल लगेगा। 2500 रुपये और लगेंगे। फिर हम्म। प्रोटेस्ट फी, यानी कोई ओपोज कर रहा है यहाँ पर, प्रोटेस्ट करता है। हाँ। पीसीटी में इंटरनेशनली, जब इंडिया में हम ओपोज करने, यानी किसी को कहते हैं कि ओपोज कर रहा है, तो अपोज इंटरनेशनली कहा नहीं। जाता है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। हाँ, प्रोटेस्ट मतलब वो जस्टिफाई करता है कि यूनिटी नहीं है। ओके। तो बाद में ये रिफंड भी होती है फिर प्रोटेस्ट फी, अगर वो जीत जाता है। तो 3 बातें यहाँ पर हो गई। फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की फीस, चौथी बात है ये 3,000 रुपये। फिर सर उसमें भी एडिशनल फीस, अगर एक से ज्यादा इन्वेंशन है तो वहां पर भी 3,000 और देने पड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछूं? 1 मिनट 1 मिनट, अब नहीं खत्म नहीं, कर ये लेते हैं। पहले अरे पूछूंगा। खत्म नहीं तो नहीं, करने ऐसे दो नहीं, बात। ऐसे नहीं, ऐसे मैं जान ही नहीं दूंगा आगे, पहले बताओ। सुबह से कोई मिला नहीं क्या आज? अरे सर, वो दिनेश सर का हो गया ना, देखो इतनी बार में, अब आप तो पकड़ में आते नहीं हो, आज आ गए तो मजा आ गया, क्या और क्या। वही तो पूछ रहा हूँ, सुबह से कोई मिला नहीं क्या आज? हो गया ना दिनेश सर, देखो स्केड्यूल 5 आपका हो गया। बिल्कुल हुआ कि सर, नहीं? हो गया जी। आज ये बस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या चीज है सर? ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से एग्जाम। अलग है क्या? सर ये ऑप्शनल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये करवानी ही करवानी। ये प्रिलिमिनरी आईपीईआर जो कहते हैं। आईपीईए, हाँ, वही वही वही। ई आपको आईपीई, रिपोर्ट आता है उसका। हाँ रिपोर्ट ही ना, आईपीईए। हाँ जी। जी जी जी। उसमें भी वही इसमें कुछ सेम प्रोसीजर है सर, कि अगर इसमें कुछ यूनिटी नहीं है जी, तो एक्स्ट्रा फी लगेगी। इसमें कुछ ऐसा भी था क्या भी, अगर सर्च भी यहीं से हो रही है, ये रहा ना सर, एग्जामिनेशन हो भी गया। यहीं से हो रही है, तो पैसे में कुछ कमी मिलेगी? हाँ सर। हम्म। जी। देखो, अगर आईएसए भी इंडिया से हुआ है और आईपीईए भी, तो दोनों की फीस 2,500-2,500। अगर इंडिया को आईएसए चूज नहीं किया था, आईपीईए के लिए बाद में चूज किया, तो उसकी फीस लगेगी 3,000। 500 रुपये बढ़ा देंगे वो। ओके, 500 की छूट है अगर आईए से हमारे से कराते हो तो? कहाँ छूट है सर, 2,500 रुपये मांगेंगे 500 की जगह पे। हाँ जी। 2,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा उसमें। एक्स्ट्रा क्यों लगेगा सर? आईए से भी आईपीए भी हमें करवाना होता अगर, तो 3,000 6,000 लगता। अब लग रहा है 5,000। 5 1000 का छूट हो गया। नहीं नहीं, आईपीए तो सर सिर्फ 2,500 रुपये में हो रहा है ना। हाँ तो फिर 500 का छूट तो हुआ ना? फोर्थ नंबर एंट्री देखो। जी। 3,000 तब लगता है अगर इंडिया को आईए से चूज नहीं किया था, आईपीईए के लिए चूज किया, जी। हाँ। तो 3,000 लगेगा। हम्म। बट अगर इंडिया आईए से भी था और बाद में आईपीईए भी था, तो 2,500 रुपये जी। लगेगा। हम्म। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि सर्चिंग कई लोग नहीं कराते, सीधा एग्जामिनेशन करा देते हैं? ऐसा नहीं है। हम्म। आईए से तो मैंडेटरी ही होता है सर। मैंडेटरी है ना? आईपीईए ऑप्शनल होता है। तो फिर छूट तो हुआ ही ना सर, पैसे का छूट तो मिला ही ना फिर? हाँ हाँ, मिला मिला सर, मिला। जी। बस सर इतना ही जानने जैसा है स्केड्यूल 5 में। ये शायद मैं 7वीं बार बोल रहा हूँ, स्केड्यूल 5। लेट फर्निशिंग फी क्या है सर?
लेट फर्निशिंग फी। लेट फर्निशिंग फी एंड लेट पेमेंट फी, इसके लिए तो रूल नंबर 13 TR देखना पड़ेगा। मुझे जहां तक सर समझ में आ रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट लेट, तो और कितने लेट होता है? वो लेट का क्या है सर? एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना पड़ेगा सर ये ना, इसके लिए उसमें जाना पड़ेगा पीसीटी के आर्टिकल्स में। हाँ, रूल 13 TR में देखते हैं सर, ये 8, 9, 10, 11 को और डिस्क्लोज करते हैं, बट मेन तो सर ये ऊपर वाले 4-5 ही हैं। 7 है। दिनेश सर, ओके है आपका ग्रे एरिया और मस्त लाइटर सर ग्रे मस्त। हुआ? एक्चुअली देखा ही नहीं था खोल के कभी, तो ग्रे तो रहना ही था। पीसीटी की टाइमलाइंस को सर दोबारा करेंगे डिस्कस। जी सर जी। और और सर कल आप भी थोड़ा सा पेटेंट एजेंट आपके जो है भाई साहब, उनको थोड़ा सा पूछ दीजिएगा। मैं पूछ दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कपिला के लिए ना सर? नहीं नहीं, एनबीए। एनबीए। कपिला तो कपिला मेरे तो से पूछ सर, लो सर। हाँ कपिला, ये आप पोर्टल ओपन करो, आपको भी समझ में आ जाएगा, कपिला में कुछ नहीं है। बरोबर, ओके चलिए। एनबीए वो तो मिल जाएगा एनबीए, सर। एनबीए और हाँ एनबीए में हाँ एप्लीकेशन जो जाती है ना, उसके लिए सर, उसके फॉर्म लिए नंबर। कुछ नहीं है। हाँ, बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ो, 40 सेक्शन है, सब पता चल जाएगा। मैं सेक्शन सर थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन ब्रीफ 6 दे में भी देता पढ़ना हूँ। है। ये इसमें क्या रहता है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, वो एक तो वो भी अपना मटेरियल मांगती है कि आपने क्या मटेरियल सबमिट किया है, क्या यूटिलाइज किया है और कहाँ से परचेज किया है। और वो एक अथेंटिकेशन भी मांगती है, हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से जाता होता है कि हम ये जो अथेंटिकेट कर रहे हैं, ये मटेरियल हमने यहाँ से परचेज किया है। कुछ इस तरह से सोर्स और ओरिजिन मांगा जाता है। मैं पूरी आपको एग्जैक्ट प्रोसेस। एग्जैक्ट देख करके कल बताऊंगा आपको सारा। फॉर्म नंबर कौन सा होता है सर वहां पर? मैं सारा कल बताता हूँ सर आपको। ओके, फॉर्म नंबर, फीस, सेक्शन फीस होता कुछ है, नहीं है। फीस सेक्शन। होती फीस होती तो हमारे पास आती फीस है 500 रुपये है। है मैं कर लूंगा चेक सर। मेरी तरफ से। फॉर्म नंबर 3, फीस 500 रुपये, सेक्शन नंबर 6 ऑफ जी, एनबी, ये मेरी तरफ से है, बाकी तो हम कल करेंगे। मैं जान लूंगा सर जी। ओके, चलिए मिलते हैं। तो मैं भी अमित सर से कल बात करता हूँ और जी जानने की कोशिश करता हूँ ये चीज। महादेव सर देखेंगे ना? प्रदीप पाल सर, एनबीए पॉइंट अच्छा है, करेंगे या नहीं करना है? प्रदीप पाल सर सो गए, चलो कर लेंगे सर, अगर एग्जाम करेंगे के नहीं? पर्सपेक्टिव से कर लेंगे। ओके सर। हम्म। नेशनल बायोडाइवर्सिटी पिछली बार किए थे। कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? अब सर ज्यादा ही हो रहा है, कम हो कहाँ रहा है कि कुछ ज्यादा हो मैं रहा रजिस्टर को बोल रहा था, ये जो नया आया है सेक्शन 4 का, अभी पेपर तो अब तक बन चुका होगा, है। आएगा अभी वो नहीं आएगा, अब तक तो प्रिंट भी हो गया होगा। सर यही सोचा था हमने लास्ट टाइम भी, 1 महीना पहले की पॉलिसी आ गई थी, लेकिन ठीक है, डाल सर अभी देते तो हैं। 10 दिन ही है, एक महीना है, चलो 15 दिन बोल लेते हैं इसमें हम। सर था ही नहीं उसमें कुछ, कर लिया अच्छी बात है, अगर आ गया तो कर लेंगे। ठीक है सर। सर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। मैं तो सर स्टिक कर रहा हूँ 1 to 62 डेली रिवीजन और 1 to 48 बस। बस 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 ठीक है। डेली डेली यही हाँ करते रहो हाँ। और कुछ नहीं करना। सीआरआई गाइडलाइंस एक बार देख लीजिएगा सर, उसको भी डिस्कस कर लूंगा मैं वापस से हाँ सेशन सर, आज और कल ऑफिस था, कल से प्रॉपर 4 दिन पेटेंट एजेंट पे ही हूँ मैं, वही करूंगा। अब कुछ बचा ही नहीं है सर, सब तो डिस्कस हो चुका है, क्या करें। ठीक है सर। मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर।